हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। अच्छा, आज के शो में हम 3 अहम कंपनीज़ की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हुई हैं इस हफ्ते, उसमें यूबीएल, नेशनल बैंक और हबको शामिल है। उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। पहले मार्केट का जायजा लें तो इस हफ्ते का आगाज़ काफ़ी तेज़ी से हुआ। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में ये बताया था कि इंडेक्स ने 1,47,200 पे सपोर्ट ली थी और फिर 1,48,000 के करीब थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुई थी और 1,49,300 पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी और उसने पहले ही दिन यानी कि मंडे के दिन ही उसको बासानी अबूर किया और उसके बाद में देखा मार्केट ऊपर की तरफ जाती रही। ऑफ कोर्स जो तेज़ी आई उसमें एक दफ़ा फिर बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर नुमाया रहे। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो फ्यूचर्स रोल ओवर वीक की मंदी के बाद बुल्स केम रोरिंग बैक टू द मार्केट और इस हफ्ते हमने बहुत तेज़ी देखी और KSE 100 इंडेक्स 5,659 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,54,277 पे क्लोज हुआ, यानी कि 3.8% का इजाफा। और फ्राइडे का जो हाई बना था 1,54,511 का बना था, तो अपने हाई के करीब ही मार्केट काफ़ी बुलिश ट्रेंड में बंद हुई है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक क्या होता है, इस पर हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पे नजर डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा बैंक ऑफ पंजाब की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 30.7% था। नेशनल रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस में 26.7% का इजाफा देखा गया। HBL ग्रोथ फंड वॉज अप 17.7%। नेशनल बैंक की स्टॉक प्राइस में 15.9% का इजाफा देखा गया इस हफ्ते और JVDC वॉज अप 15.7% दिस वीक। इसी तरह अगर लूजर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमी पाक जन पावर की स्टॉक प्राइस में नजर आई, विच वॉज डाउन 14.3%। JDW शुगर वॉज डाउन 5.3%। इब्राहिम फाइबर्स की स्टॉक प्राइस में 4.5% कमी हुई। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ वॉज डाउन 3.6% और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 3.1% की कमी हुई। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। बिग स्टोरी देखिए फ्लड्स थी, लेकिन फ्लड्स का कोई इम्पैक्ट हमको नज़र नहीं आया स्टॉक मार्केट पे, बल्कि जो सेंटिमेंट बना वो काफ़ी पॉजिटिव था और दैट वाज बेस्ड वंस अगेन ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स और अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी जो मार्केट में हमको नज़र आ रही है। अच्छा, इस हफ्ते कुछ डेटा रिलीज़ हुआ है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन के नंबर्स मंडे को आए। CPI अगस्त 2025 में 3% रही, विच इज़ डाउन 0.6% मंथ ऑन मंथ। अगर आपको याद हो जुलाई में 3.67% का CPI आया था। तो शहबाज ये नंबर थोड़ा कम है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है? देखिए, आप इंटरेस्टिंगली देखें तो यस, लास्ट मंथ देयर वाज अ इन्फ्लेशन ऑन अ मंथ बेसिस। इस महीने हमने देखा है कि डिफ्लेशन आई है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें आज ही SBI का डेटा भी आया है, वहाँ वी सीन अ राइज अबाउट 5.6% विच इज़ 35 वीक हाई। तो डेफिनेटली अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन का डिटर्मिन जो करेगा वो फूड इन्फ्लेशन है। हमने ये भी देखा है कि लास्ट टाइम जब फ्लड्स आए थे तो फूड इन्फ्लेशन सस्टेन करती है द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो हम अज्यूम करते हैं कि स्पेशली अगर हम वीक ऑन वीक देखा है, जो वीट की प्राइसेस, टमेटो प्राइसेस, अनियन प्राइसेस काफ़ी ऊपर रही हैं। सो इफ़ वी अज्यूम कि यही नंबर स्पेशली वीक ऑन वीक आया है 1.3% का, वो सस्टेन करता है। सो नेक्स्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का नंबर होगा बिटवीन 4 to 5% होगा। बट आई थिंक मार्केट फिलहाल इस चीज़ को निगेट कर रही है, बट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द फूड इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड और वही चीज़ डिटर्मिन करेगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रैजेक्ट्री। और आपको पता ही है कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी 15 सितंबर को है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार स्टेट बैंक इस बार स्टेटस को रखे। और मगर हम रूल आउट नहीं कर सकते कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट शायद कम ना हो, बट मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन हो रही हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गया है ओवरऑल। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी नज़र डाल लेते हैं। अगस्त 2025 में ट्रेड डेफिसिट $2.9 बिलियन रहा, जिस अप 30% ईयर ऑन ईयर और लेकिन 9% नीचे है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इस तरीके से अगर हम इस फिस्कल ईयर के 2 महीने का जायज़ा लें तो ट्रेड डेफिसिट $6 बिलियन तक पहुंच गया है, विच इज़ अप 29% ईयर ऑन ईयर। ये कोई कंसर्निंग चीज़ तो नहीं है ना? देखिए, स्पेशली देखिए मतलब लास्ट 4 मंथ्स द एवरेज ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $3 अरब का रहा है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि पूरे साल का जो ट्रेड डेफिसिट 36 बिलियन होगा, तो इसमें कोई अनोमली नहीं है। तो अगर आप देखें, भले आप इंपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो एवरेज नंबर चल रहा है उसी तरह चल रहा है। अगर हम ये देखेंगे मंथ ऑन मंथ एक्सपोर्ट और दोनों इंपोर्ट में कमी आई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने लास्ट टाइम देखा था जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऊपर थी, जो मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। सो सकता है एक्सपोर्ट्स इस बार आपकी कम हो, स्पेशली टेक्सटाइल की मंथ ऑन बेसिस पे। जहाँ तक हम इंपोर्ट्स की बात करें, आपको पता है कि इंपोर्ट्स में जो मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर वो फूड इंपोर्ट्स होती हैं, आपकी पेट्रोलियम होता है और मशीनरी भी इंपोर्ट्स होती है। तो हो सकता है कि इस बार जो नंबर 9-10% नीचे आया है वो अक्रॉस द आई थिंक बोर्ड चीज़ें नीचे आई हों बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट लास्ट मंथ।
ओके, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। अगस्त 2025 में एक्सपोर्ट्स $2.4 बिलियन की रही, विच इज़ डाउन 12% ईयर ऑन ईयर और 10% मंथ ऑन मंथ। इसी तरीके से अगर इंपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए तो अगस्त 2025 में इंपोर्ट्स वर एट $5.3 बिलियन, विच इज़ अप 6% ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% का डिक्लाइन है। अच्छा, इसके अलावा इस हफ्ते सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर्स भी आए और जब भी हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी हमको नज़र आई। अगस्त 2025 में अगर हम टोटल लोकल डिस्पैचेस की बात करें तो ये 3.1 मिलियन टन्स की थी, विच इज़ अप 4% मंथ ऑन मंथ। और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट डिस्पैचेस के नंबर्स पर नज़र डालें तो वो 750 मिलियन टन्स रहे, विच एक्चुअली इज़ डाउन 26% मंथ ऑन मंथ। लेकिन जो हमको लोकल डिस्पैचेस के नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं और ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जो हमने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है, और वो भी उन महीनों में जब हम देखते हैं कि मानसून होता है। अगर हम सीमेंट डिस्पैचेस की बात करें, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से ये नंबर काफ़ी रोबस्ट आ रहे हैं एंड इनकरेजिंगली डिस्पाइट ऑफ फ्लड के जो इम्पैक्ट है जो जुलाई से हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट है हमें नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये अगर आप देखें स्पेशली जो लोकल डिस्पैचेस हैं, अगर उसकी यूटिलाइजेशन लेवल देखें तो वो अभी भी तकरीबन 40 से 45% की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक डिटर्मिनेंट फैक्टर जो इन द लास्ट 2 मंथ्स आया, ऑफ कोर्स लोकल डिस्पैचेस भी अच्छे हैं बिकॉज लो बेस इफेक्ट, मगर एक्सपोर्ट्स हैव बीन वेरी हेल्दी। जो स्पेशली जो साउथ बेस्ड प्लांट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन लेवल ऑलमोस्ट 95-100% है। सो हमें देखना पड़ता है कि लोकल डिस्पैचेस कहाँ ट्रेंड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के नंबर्स क्या हैं। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने देखा द लास्ट आई थिंक 3 to 4 years हमारी डिमांड जो है सीमेंट की नेगेटिव है। अगर हम 4 साल पीछे चले जाएं तो हमारी डिमांड 7-8-9% से ग्रो होती थी। सो येस, हमने देखा है कि पिछले 4 साल में कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है। सो ये पीपल इन्वेस्टर्स या ओवरऑल मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है बिकॉज ऑफ राइज इन LSM एक्टिविटी, लो इंटरेस्ट रेट्स, कि गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स डिस्पाइट ऑफ फ्लड किकिंग इन, जो आगे के नंबर्स होंगे वो काफ़ी रोबस्ट हो सकते हैं सीमेंट डिस्पैचेस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं यासीन कुटवाबी, जो डायरेक्टर इक्विटी हैं एट ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट। यासीन, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम शुजा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा यासीन, हम शुरू करेंगे फ्राइडे से, जो लास्ट डे था इस हफ्ते का, और उस दिन हमने देखा सेकंड सेशन में मार्केट खुली और उसके बाद बड़ी तेज़ी नज़र आई सीमेंट स्टॉक्स में, स्पेशली डीजी खान सीमेंट, जिसमें कोई ऐसा सच नोटिस भी नहीं आया था, बट वो सीधा अपने अपर कैप की तरफ गया। तो क्या हुआ था? बिल्कुल शुजा, फ्राइडे के दिन हमने यही देखा कि सेकंड हाफ में एज सून एज द मार्केट ओपन, डीजी खान ओपनड एट इट्स अपर कैप, और उसके साथ जो भी साउथ के प्लेयर्स हैं उनकी प्राइसेस वर अप क्वाइट अ बिट। नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। एक तो मार्केट में वैसे भी सीमेंट्स में और सिक्लिकल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। सेकेंडली जो डिस्पैच नंबर्स आए थे दोज वर क्वाइट पॉजिटिव, एंड थर्ड रीज़न वाज द एक्सपोर्ट नंबर्स वर क्वाइट हाई। डीजी खान की बात करें अगर स्पेसिफिकली तो their plant for exports is running beyond 100% at this point. So revenue भी improve हो रहा है and the export margins have improved quite a bit as well. जिसकी वजह से DG Khan as well as Power Cement are expected to do quite well this coming quarter. अब आपकी बात होती है ज़ाहिर है कि क्लाइंट से हर किस्म के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें हाई नेटवर्थ भी हैं, तो इस वक्त इतनी तेज़ी में और जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, सो इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर द राइट प्लेसेस इन द फंडामेंटल स्टॉक्स टू एसेंशियली इन्वेस्ट इनटू एट दिस पॉइंट। मार्केट में या जनरली पाकिस्तान में इस वक्त स्टॉक्स सीम टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस एंड द ईजीएस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इनटू, and the returns have proven that as well. It's not just the capital gains that we've seen, but it's also the dividend returns that is also giving a lot of liquidity to existing investors and new investors alike. तो HUBCO की अगर हम बात करें तो HUBCO had a pretty decent quarter as far as our expectations were, but their payout was significantly better than what people had expected. हमारी खुद की Optimus की assumption was a 5 rupee payout and they distributed double that at 10 rupees. तो उसकी वजह से लोग उसमें काफ़ी obviously तेज़ी में आ गए थे. Secondly, during the CBS, they shared some of their intentions of what they intend to do with the base plant की ज़मीन जो इनकी है and the new projects that they want to invest in. So that also breathes life into a company that is already very well managed. ठीक है।
अच्छा, अब आपने CBS की बात की, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो हुआ था हफ्को का फ्राइडे हुआ, और हम शहबाज से पूछते हैं बिकॉज उन्होंने वो सेशन अटेंड भी किया। और अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी शहबाज के ड्यूरिंग मार्केट आज हुआ, और शहबाज मुझे अपडेट भी भेज रहे थे और मैं देख रहा था कि जैसे जैसे अपडेट दे रहे थे स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही थी। तो क्या वो पॉजिटिव्स थी जो बताई जा रही थी वहाँ पे कि उसमें हमने देखा कि स्टॉक में तेज़ी हुई है? शहबाज, हफ्को की जो ब्रीफिंग आई थिंक फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग हुई थी, तो उसमें काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें थी। अगर हमने ये देखा, रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बट जो डिविडेंड था वो 5 रुपये की एक्सपेक्टेशन थी और 10 रुपये का डिविडेंड आया। तो और पूरे साल का डिविडेंड 15 रुपये का था और लास्ट में 20 रुपीज़ का था। आई सबसे पहले जो लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये जो डिविडेंड है 15 रुपये का सस्टेनेबल है? ऑफकोर्स हमें ये मालूम हुआ कि येस, आफ्टर द एनालिस्ट ब्रीफिंग ये डिविडेंड बहुत सस्टेनेबल है। अगर आप ये देखें कि स्पेशली जो अर्निंग 36 रुपये की आई है, उसमें आफ्टर डेट पेमेंट्स कंपनी 20 रुपये कमाएगी, राइट? सो 15 रुपये सस्टेनेबल। और एक और अच्छी चीज़ यही है कि जो इसके कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है, वेदर वो CPA कोल पावर हब जनरेशन कंपनी हो या थल नोवा हो, थल एनर्जी हो, उसके सारे कंपनी एक्सपेक्ट करिए डिविडेंड्स इन FY 26 में गिरेंगे। अच्छी बात ये बताई कि स्पेशली जो कोल बेस्ड पावर प्लांट जो थर बेस्ड हैं, उसके साल में 2 दफ़ा डिविडेंड आएंगे, और स्पेशली जो चाइना बेस्ड है उसका 1 दफ़ा आएगा। हमने पहले भी जिक्र करा था कि जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा तकरीबन 10 रुपये का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन रुपीज़, वो कहाँ से फंड करेगी? वो यहाँ से फंड होगा। जब इनके पास डिविडेंड आएगा फ्रॉम दीज कंपनीज, उसको फंड करेंगे। और एक और अच्छी जो चीज़ हुई है कि स्पेशली का जो BYD का प्लांट है, जिसमें द रिस्पॉन्स हैज़ बीन एक्सेप्शनल, और तकरीबन अभी तक कुछ 1-2 महीनों में कंपनी ने तकरीबन 2000 की गाड़ियाँ बेच दी हैं। द कंपनी की एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर है। आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कंपनी का कैपेक्स कितना है BYD में। अगर आप BYD में देखें, कंपनी एक्सपेक्टेड टू डू अ कैपेक्स ऑफ टोटल कैपेक्स ऑफ $150 मिलियन, जिसमें 50% हपको करेगा और 50% BYD करेगा। और इस 50% जो $75 मिलियन बनता है, उसका 40% विल बी इक्विटी इंजेक्शन, राइट, विच इज़ अबाउट 8 to 9 बिलियन रुपीज़, विच इज़ प्रॉब्ली, अगर आप साल में देखें, कंपनी बनाती है अगर 20 से 22 अरब रुपये बनाती है, राइट? सो अगर 10 अरब रुपये 2 साल में कैपेक्स करना है तो कोई मेजर रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है। और आपको पता है कि जो डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम दीज कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इस साल कुछ ज़्यादा गिर सकते हैं, बिकॉज इनकी पेंडिंग्स पे जो प्लांट कब से ऑपरेशनल है, तो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन कैन बी मच हायर। तो हमें ये लगा कि हपको की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत इंप्रूव हुई है। कंपनी ने बहुत सालों बाद जो कंपनी काइंड ऑफ लेवरेज थी उसको डीलेवर करा, और कंपनी के पास सिर्फ वही डेट खड़ा हुआ है विच इज़ बिल्ट इन द टैरिफ, कोई एडिशनल डेट नहीं है। सो वी कैन एक्सपेक्ट आफ्टर एनालाइजिंग द कैपेक्स रिक्वायरमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, कंपनी कैन सस्टेन इट्स डिविडेंड ऑफ 15 रुपीज़ एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि अगर हाई लिक्विडिटी आ जाए ऑन द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स तो डिविडेंड मजीद बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि लग ये रहा है मार्केट रिएक्शन से कि शायद हायर डिविडेंड भी आ सकता है FY 26 में, बिकॉज अगर फिर यील्ड देखेंगे, लेट्स से कि 15 रुपीज़ दिया है FY 25 में, अगर 20 आता है तो इट स्टिल इट गेट्स वेरी अट्रैक्टिव कि डिविडेंड यील्ड बेसिस पे। देखिए, स्पेशली अगर आप ये देखें ना, पहले लोगों को कंसर्न था कि यार BYD का कैपेक्स कर रहे हो, कहाँ से फंड करेंगे? तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसी से कैपेक्स कर लेंगे, 2 साल में कैपेक्स करना है, और उसका सिर्फ 40% इक्विटी इंजेक्शन है। और कंपनी की लिक्विडिटी मजीद इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थल बेस्ड पावर प्लांट्स। और हमें ये भी उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है ऑफ थल नोवा एंड थल एनर्जी, वो कभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जब वो अनाउंसमेंट हो जाएगी PCD की, सो देन द कंपनी विल बी एबल टू गिव डिविडेंड्स, राइट? तो हमें ये पता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर 36-40 रुपये है और 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से अर्निंग्स हैं, तो 20 से 22 अरब तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। और एडिशनल अगर डिविडेंड्स आएंगे तो उसकी वजह से एडिशनल लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। सो येस, इट्स वेरी अर्ली टू से, बट हम ये कह सकते हैं कि 15 रुपये का डिविडेंड सस्टेनेबल है, मगर बिकॉज ऑफ वन ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम दीज कंपनीज, डिविडेंड्स कैन बी मच हायर इन FY 26। सो यासीन, ये बताइए कि ब्रीफिंग में जो चीज़ें बताई गई हैं हमको कि उसके बाद इन्वेस्टर इंटरेस्ट मज़ीद नज़र आ सकता है, बोथ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस और ऑफ कोर्स फ्रॉम रिटेल क्लाइंट्स? जी शुजा, बिल्कुल डेफिनेटली आई थिंक आ सकता है। सो एज शहबाज वाज सेइंग कि एक तो देखें डिविडेंड स्टोरी इसमें बहुत अच्छी है, जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। BYD as Shahbaz said कि they've already sold over 2000 cars। the Shark जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है उसके भी उन्होंने तकरीबन 500 यूनिट्स का बोला था। So all of that is very well. Another thing that they said is the prospect for what they intend to do with the base plant की ज़मीन
इनिशियली दे हैड इंटेंडेड कि उसको या तो सेल ऑफ कर देंगे या प्लांट के इक्विपमेंट को सेल ऑफ कर देंगे, सो दे होल्डिंग ऑफ ऑन दैट बिकॉज दे फील लाइक दे कैन गेट अ बेटर वैल्यू आउट ऑफ इट लेटर ऑन. The other thing that they intend to do is that they're potentially partnering up with PSO and I think Asia Petroleum with to set up oil storage terminals जहाँ से ये लोग feed दे सकते हैं to the rest of the country. So that is also a very interesting perspective that they have, जिससे फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ भी कंपनी की बहुत अच्छी आ सकती है. प्लस ईवी चार्जर्स भी ये पूरे पाकिस्तान में लगाने का प्लान है. आई थिंक अच्छी चीज़ ये है बिकॉज हबको इज अ कंपनी विच ट्राइंग टू डू समथिंग राइट. तो उसमें स्टोरीज बिल्कुल है, वेदर व्हेन इट कम्स टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स या माइनिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग, जो उनकी E&P कंपनी वो भी कुछ ना कुछ कर रही है. तो प्रॉब्ली द ट्राइंग टू देखिए एक हुआ इनको जो उनका बेस प्लान टर्मिनेट हुआ विच वाज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ अर्निंग्स, तो दे डिडंट सेटल डाउन राइट. दे ट्राइंग टू इन्वेस्ट एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर्स. इसलिए आई थिंक ओवरऑल सेंटिमेंट आपको में काफ़ी पॉजिटिव देखा और हो सकता है आगे जाके भी हम देखते रहें. ओके, मूविंग ऑन टू नेशनल बैंक की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी थर्सडे थी मार्केट आवर्स के बाद. शहबाज, उसमें क्या तफसीलात ऐसी आई कि हमने देखा कि जब फ्राइडे मार्केट खुली तो एकदम से नेशनल बैंक ने भी शूट अप किया और ऑलमोस्ट अपर लॉक पे ही क्लोज हुआ है. देखिए, आप सबको मालूम ही है कि नेशनल बैंक का जो रिजल्ट वॉज वेरी रोबस्ट. कंपनी ने तकरीबन हाफ ईयर में 43 बिलियन का प्रॉफिट रिकॉर्ड करा, तकरीबन 20 रुपये का. बट अगर आप देखें सिर्फ हम पीनल में नहीं देखें, हमें इसका अदर कॉम्प्रहेंसिव भी देखें, वहाँ भी तकरीबन अगर उसको हम एडअप कर दें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो क्वार्टर की 10 रुपये 35 पैसे आई वो तकरीबन 2 रुपये प्लस कर सकते हैं. तो राइट, तो हमें ये भी पता चला आफ्टर द एनालिस्ट ब्रीफिंग कि जो ये नंबर कंपनी ने क्वार्टर में पोस्ट करा है, ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी हम नंबर देख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल हायर करंट अकाउंट ग्रोथ, हायर डिपॉजिट ग्रोथ, हायर गेन्स फ्रॉम द पोर्टफोलियोज. तो आई थिंक हमें लगता है कि ओवरऑल द नेक्स्ट 2 क्वार्टर ये सस्टेन कर सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक वो डिविडेंड्स हमने पहले भी मेंशन करी थी कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड दिया राइट. इसकी हिस्ट्री रही है बिफोर द पेंशन केस कि तकरीबन 70-75% पे आउट देता था. अब क्वेश्चन ये रहता है कि यस कंपनी हम इसको एब्सोल्यूट बेसिस में देखें या टोटल पे आउट देखें राइट. अगर हम कंपनी एक्सपेक्ट करते हैं बैंक विल अर्न अबाउट 40 रुपीज़, तो तकरीबन अगर हम 70% अज्यूम करें तो इसका पे आउट तो 30 रुपये बनता है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग राइट. अगर हम इस 30 रुपये पे यील्ड निकालेंगे तो प्रॉब्ली टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक बनेगा. बट आई थिंक टू बी लिटिल कंजर्वेटिव हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 रुपये डिविडेंड दे सकता है ऑन द नॉट ऑन द लोअर साइड, बट 20 इज़ अ पॉसिबिलिटी. और इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कंपनी इज़ एडिक्वेटली कैपिटलाइज. अगर आप देखें इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो तकरीबन 27% प्लस है. सो कंपनी अगर ये अमाउंट दे भी देती है तो उसका कुछ कैपिटल एडिक्वेसी का इम्पैक्ट नहीं होगा और भी अबव द रिक्वायरमेंट लेवल. आई थिंक एक्साइटमेंट इसकी वही है कि कितना डिविडेंड देगी. और देखिए एक और इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी, ये नेशनल बैंक क्यों साल में एक दफ़ा डिविडेंड देती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज जब तक नेशनल बैंक के अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं होंगे ये डिविडेंड नहीं दे सकती. तो येस, इन्वेस्टर विल हैव टू वेट टिल एंड ऑफ दिसंबर, एंड क्वार्टर होगा, फिर अकाउंट्स ऑडिट होंगे. सो बट इंपॉर्टेंट एक और अच्छी चीज़ भी है कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक आ सकता है. दूसरा आप देखें बाकी बैंक्स आर ट्रेडिंग एट अबव प्राइस टू बुक और सिमिलर इसके ROEs हैं. बट वी नो कि नेशनल बैंक इज़ अ स्टेट बैंक, इज़ अ गवर्नमेंट रेटेड बैंक, बट ऑफ कोर्स इसकी बुक वैल्यू इज़ अबाउट 230+ रुपीज़ एंड ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 0.7 टाइम्स. तो अभी भी इसमें आई थिंक हमें लगता है कि मजीद अपसाइड रूम है. सो यासीन, अब ये हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये भी वैल्यूज़ ओपन अप कर रहे हैं. और अगर हम देखें जो मार्केट में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि 1,54,000 पे इंडेक्स चला गया है, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं, अब कहाँ रूम नज़र आ रहा है. बट आई थिंक दीज जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं ये अब दिखा रहे हैं कि कौन से कंपनीज़ में अभी भी अपसाइड रूम मौजूद है. बिल्कुल. सो couldn't agree with you more. It's a very similar sentiment with us as well. कि every single time we get results from a company, we feel like there is more value that can be added. And हर company ने इस बार robust results दिए हैं, outperform किया है, and we expect that to continue. ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑन नाउ टू UBL, जो लास्ट हम आज जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी इस हफ्ते उस पर डिस्कस कर लेते हैं. ऑफ कोर्स UBL भी काफ़ी बढ़ चुका है. इसकी तो स्टॉक प्राइस ने बहुत ज़्यादा रैली किया, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ गई है अगर पिछले 2 साल की बात करें. तो UBL की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई शहबाज? देखिए, स्पेशली पहला सवाल में लो इन्वेस्टर्स का होता है कि यार डिविडेंड कंपनी ने 5.5 रुपये जो पिछले कुछ क्वार्टर से दे रही थी, 2 साल से दे रही थी, वो 5.5 को 8 रुपये कर दिया. तो ये कितना सस्टेनेबल है.
तो आई थिंक मैनेजमेंट ने क्लियरली स्प्लिट करने के बाद की बात शहबाज बता रहे हैं कि स्प्लिट हुआ है। बिकॉज स्प्लिट से पहले 11 रुपये आता था, वो 5.5 हो गया, अब वो 5.5 रुपये से कंपनी ने 8 रुपये डिविडेंड कर दिया। तो ये क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स पूछते हैं कितना सस्टेनेबल है, तो आई थिंक मैनेजमेंट ने स्टेट कर दिया है एटलीस्ट ये जो हम ये डिविडेंड है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सस्टेन रहेगा और एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स सस्टेन करेगा। शहबाज सॉरी आपकी बात कर रही है, 8 रुपये सस्टेन करेगा ना यहाँ से, ये बिल्कुल 8 रुपये सस्टेन करेगा एवरी क्वार्टर। बिल्कुल। और देखिए अब ये भी हमने देखा है द लास्ट 2 क्वार्टर्स जो कैलेंडर 25 में यूबीएल ने सरप्राइज करा। यूबीएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वाज अबव एक्सपेक्टेशंस, यूबीएल की जो ग्रोथ थी वेदर इट्स करंट अकाउंट वेदर इट डिपॉजिट्स वो स्प्लेंडेड रही है, राइट। और उसकी ओमो बोरिंग्स भी हमने देखा है कि वो नीचे नहीं आई हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस लेवल पे मेंटेन रह सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। एक और चीज़ अच्छी है कि स्पेशली हमने देखा है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गए हैं, राइट। मगर फिर भी जो यूबीएल की जो बुक है इन्वेस्टमेंट बुक, और मैंने पहले भी जिक्र करा था आई थिंक नेशनल बैंक के बारे कि दोनों की जो एवरेज इन्वेस्टमेंट यील्ड है वो तकरीबन 14% है, राइट। कंपेयर टू जो टी-बिल है या 6 मंथ काइबोर है वो तकरीबन 11% में चल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ लॉक्ड इन यील्ड्स स्पेशली यूबीएल की जो ऑलमोस्ट 60% जो बुक है पीआईबी फ्लोटर्स वो तकरीबन लॉक है एट अ स्प्रेड ऑफ 138 बिप्स अबव द 6 मंथ टी-बिल विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो हमें ये पता चला ओवरऑल के डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट कमिंग डाउन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रह सकती है। और उन्होंने ये भी चीज़ जिक्र करी कि हमने देखा है कि हाफ ईयर में जो डिपॉजिट ग्रोथ है जो अबाउट 63% रही है वो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड। अगस्त के जो नंबर्स है वो यहाँ से भी ऊपर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यूबीएल की है कि यूबीएल के जो करंट अकाउंट्स हैं वो अबाउट 56% है। तो उसका ये मतलब है कि 56% ऑफ डिपॉजिट्स आर इंटरेस्ट फ्री, राइट, कॉस्ट फ्री। ओके, ये हमने सारी अच्छी बातें तो कर ली यासीन। अब लेट्स कम टू द रियलिटी के जो हमको इस वक्त फ्लड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अभी मार्केट उसका इम्पैक्ट नहीं ले रही है। और अभी भी हमको ये भी मालूम है, आई थिंक एक रीज़न शायद ये भी है कि ऑफिशियल फिगर्स ऑफ डैमेजेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, वो अभी सामने नहीं आया है, सिर्फ अंदाजे ही आ रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ा जहाँ तेज़ी हो रही है वहाँ कॉशियस भी रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जी शुजा, बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, सबसे पहले तो इट्स क्वाइट डेवस्टेटिंग सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन इन पंजाब एंड केपीके राइट नाउ, एंड विद मोर रेन एक्सपेक्टेड इन ओवर दिस वीकेंड एंड देन सम, जिस पे पोटेंशली सिंध भी इसकी कवरेज में आ सकता है। एज यू सेड, काफ़ी नंबर्स फ्लोट हो रहे हैं, बट वी ऑब्वियसली डोंट हैव ऑफिशियल नंबर्स येट, बट cautious डेफिनेटली आई थिंक रहना चाहिए। द मेन रीज़न इज़ के इन्फ्लेशन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। फूड इन्फ्लेशन, एज शहबाज अर्लियर सेड, कि फूड इन्फ्लेशन पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। वी हैड ऑलरेडी सीन कि व्हीट प्राइसेस हैड गॉन अप प्रायर टू द फ्लड्स, अब उसकी वजह से उसमें मज़ीद इम्पैक्ट आएगा। उसके साथ साथ राइस, इवन दो ऑब्वियसली फ्लड्स आर जनरली गुड फॉर राइस, इट्स स्टिल अननोन एज टू हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड राइस इन Pakistan is damaged and can then be used later on. So uska impact is yet to be seen. We've already started seeing impacts of vegetable prices in Karachi and Sindh going up, availability की वजह से कि supply नहीं आ रही। तो आई थिंक इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो आपको आने वाले महीनों में पोटेंशली राइज होते हुए नज़र आ सकते हैं, मोस्टली पुश्ड बाय फूड इन्फ्लेशंस। उसकी वजह से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे भी प्रेशर आ सकता है। I think we've all come to the consensus at this point कि कोई further rate cuts तो नहीं होने, but and I think that's a good thing कि उन्होंने last 2 policies में भी कोई ख़ास cuts नहीं किए थे, जिसकी वजह से it gives us a little bit more breathing room. So उसका impact market किस तरह से लेती है will be a question. So I think it is good to be a little cautious at these levels. I think एक important point मैं यहाँ regarding floods बात कर दूँ. I think बहुत जगह numbers initial estimates के मुताबिक थोड़े exaggerated हैं. If you talk to fertilizer specialist और probably जो on ground realities देखते हैं,
उसमें अगर हम कुछ लोग कोट कर रहे हैं या कुछ न्यूज़पेपर्स कोट कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है या जो क्रॉप प्रोडक्शन है स्पेशली इन शुगर केन वो अबाउट 60% है और राइस में 30% है। बट आई थिंक अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखें इस तरह का नंबर नहीं है हमारे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नंबर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो। हमें वेट करना चाहिए स्पेशली NDMA का जो ऑफिशियल नंबर जब आए और उस पर हम रैक करें। आई थिंक मैं एक और यहाँ इस हवाले से एक और एंगल में डाल देता हूँ स्पेशली फर्टिलाइजर नंबर्स का। हमने देखा है कि सीमेंट के नंबर्स लास्ट 2-3 मंथ्स काफ़ी रोबस्ट रहे हैं और व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर नंबर्स स्पेशली इन द मंथ ऑफ अगस्त, अभी ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं है, प्रोविजनल नंबर्स हैं कि तकरीबन 8,16,000 टन की सेल हुई है यूरिया की, विच इज़ अ वेरी डिमांडिंग नंबर बिकॉज हम ये नंबर इस तरह लिखते हैं नॉर्मली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने कुछ पता करा है कि स्पेशली ये नंबर्स सिर्फ बिकॉज बहुत सारी कंपनीज डिस्काउंट दे रही हैं बिकॉज ऑफ लोअर यूरिया डिमांड ओवरऑल एंड सिचुएशन ऑफ फ्लड सिचुएशन। तो ये हुआ है कि प्राइमरी बाइंग हो गई है, सेकेंडरी सेलिंग नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि होलसेलर्स ने माल ले लिया है मगर ये फार्मर्स से माल तक नहीं बिका है। सो हमने ये देखा है जो इन्वेंट्री लेवल अबाउट 1.45 मिलियन टन्स की थी इज़ डाउन टू 1 मिलियन टन्स, बट बिकॉज ऑफ फ्लड सिचुएशन एंड हायर प्री बाइंग हम ये देख सकते हैं कि डिमांड ये दोबारा इन्वेंट्री पाइलअप हो जाएगी और देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि साल के एंड में जो इन्वेंट्री 1 मिलियन टन्स पे खड़ी हुई है वो 1.7-1.8 मिलियन टन्स हो जाए। और आफ्टर दिसंबर जो भी हो सकता है गवर्नमेंट फिर डिसीजन लेगी कि जो एक्स्ट्रा यूरिया अवेलेबल है बिकॉज हमें पता है कि जैन टू मार्च इज़ अ प्रॉब्ली स्लो सीजन, फिर दे विल डिसाइड कि कितना एक्सपोर्ट करना है और कितना एक्सपोर्ट नहीं करना। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इन्वेस्टर्स अगस्त के नंबर देख के ये ना एक्सपेक्ट करें कि बिकॉज फ्लड का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हम ये देखेंगे कि सितंबर एंड अक्टूबर में नंबर्स थोड़े से डिसमिल रहेंगे फर्टिलाइजर के। तो फिर तो दिस इज नेगेटिव फॉर द फर्टिलाइजर कंपनीज के स्टॉक्स। ऑफ कोर्स अगर आप देखें ना, अगर आप देखें ये तो है कि अगर माल नहीं बिक रहा, माल प्रोड्यूस तो हो रहा है ना, तकरीबन अगर 1 मिलियन टन्स है आपकी इन्वेंट्री और रफली 5 से 6 लाख टन प्रोडक्शन होती है अगर आप सबकी चीज़ें मिला लें, राइट। सो और अगर हम समझते हैं कि सितंबर अक्टूबर अगर स्लो मंथ होगा तो अगर सिंपली अगर आप देखें प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा हो रही है और डिमांड भी इतनी नहीं है तो इन्वेंट्री तो पाइल अप होगी। सो आई थिंक अगर आप फर्टिलाइजर को सिचुएशन को ओवरऑल एनालाइज करें तो ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स हैं दैट ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव मल्टीपल्स, बट इवन देन डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव मल्टीपल्स और उसकी डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम है। लाइक अगर मैं FFC की बात करूँ तो अभी भी एक डिसेंट मल्टीपल ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बट येस आई थिंक जो मेजर ट्रिगर होगा फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि सिचुएशन थोड़ी डिसमिल रहेगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ फ्लड इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। बट अगर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ यूरिया फिर दैट वुड बी अ बिग ट्रिगर फॉर द फर्टिलाइजर कंपनीज। नाउ यासीन, गोइंग फॉरवर्ड आप क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि और आप क्या समझते हैं कि कौन सी जगह पे वैल्यू अभी भी है, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अगर आप स्टॉक्स भी कुछ बता सकें जहाँ अभी भी वैल्यू है? देखें, so as Shahbaz was saying, right, कि fertilizer sector even though it might seem negative at this point because of the offtakes numbers जो थोड़े से normalize होंगे, इसमें there is that potential for the export gains जिसकी वजह से इनको one time profit कह लें या windfall profits कह लें वो realize हो सकते हैं। With how high the inventory levels are and where they expect to be towards the end of the year, wouldn't come off as a big surprise if the permission is given to the fertilizer players to export. So if someone wants to take that long-term position, then I think there is potentially an opportunity there. उसके अलावा देखिए, it's very difficult to honestly recommend product or any scripts at this level because a lot of the scripts that we cover are either near or close to their fair value. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे opportunity नहीं है. There is the increasing possibility of better results जो companies obviously have continued to give out. Market में liquidity बहुत है, उसकी वजह से भी market re-rate होने की possibility रखती है. Certain scripts or select scripts की अगर बात करें या sectors की बात करें, I think Mizan Bank is one that we feel like still has a long way to go. उसमें अपसाइड हमें नज़र आती है. There are certain cement companies जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ टेक्स बेहतर होंगे, उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, नॉट जस्ट इन दी एक्सपोर्ट मार्केट्स बट ऑल्सो लोकल डिमांड की वजह से. Cyclicals generally overall seem pretty good. Tariq Glass is another one that we are looking into quite actively, and that also looks quite promising. Oil and gas sector, as it has been quite attractive for the past few months, also looks attractive because usme sirf there's multiple stories. The first is obviously circular debt ki repayments ki baatein hain.
Whenever that happens, it will have a significant impact on the liquidity in the market, as well as how these companies can continue to invest into new projects. And secondly, जिस तरह की नई डिस्कवरीज अभी पाकिस्तान में हो रही हैं और जो रिज़र्व नंबर्स बढ़ रहे हैं, उससे भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लुक वेरी गुड। अच्छा, मेरा एक सवाल है फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग लिक्विडिटी, राइट, बिकॉज मार्केट को ड्राइव करा है म्यूचुअल फंड्स या इंडिविजुअल्स ने, बट वी हैव अ साइजेबल वेट इन द MSCI इंडेक्स, राइट। फ्रंटियर मार्केट में हमारा 8-9% का वेट है, या सिग्निफिकेंट। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन द फॉरेनर्स हैव बीन नेट सेलर्स द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, और हमने इस साल भी देखा है डिस्पाइट ऑफ हमारी मार्केट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। सो अगर आपकी इंटरेक्शन होती हो तो क्या व्यू है, फॉरेनर्स कब आएंगे, कब बाइंग करेंगे, क्या है इस पर आपका, क्या बता सकते हैं थोड़ा सा? सो देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्रंटियर्स मार्केट में ग्लोबली हैज़ गॉन डाउन क्वाइट अ बिट। वी हैड मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस विद फॉरेन इन्वेस्टर्स, और उनकी लिमिटेशंस वहीं पे आ जाती हैं कि फ्रंटियर मार्केट्स जस्ट डोंट सीम एज अट्रैक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट वी एंड अदर फ्रंटियर मार्केट्स हैव गिवन। बिकॉज इस वक्त जो डेवलप्ड वर्ल्ड है एंड द इमर्जिंग मार्केट्स आर ऑल्सो गिविंग साइजेबल रिटर्न्स। तो for funds to flow into frontier markets, there have to be multiple things. The first one obviously has to be exceptional returns, which we have given. But the second also, what people also want is more stability as far as political pressures are concerned. They're looking for currency stability. We've seen in the past year, but they want that to be a little bit longer of a cycle. So I think in the next year, hopefully, inshallah, we should start seeing some returns of foreigners into the market. Okay, Yasin, thank you very much. Thank you. Okay, अब नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ इवेंट्स पे। अगले हफ्ते भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। मंडे को बलूचिस्तान व्हील का फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। JVDC और कोहार्ट सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर इट्स फुल ईयर रिजल्ट्स। ट्यूसडे को नेशनल फूड्स का रिजल्ट है और उसके साथ साथ आयशा स्टील का भी रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। वेंसडे को इंटरलूप और बोलान कास्टिंग की बोर्ड मीटिंग है, और थर्सडे को BF एग्रो, थल लिमिटेड, इन दोनों के भी फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। इसके अलावा थर्सडे को 11th है तो ऑटो सेल्स का डेटा भी एक्सपेक्टेड होगा, और एज़ यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा भी। और फ्राइडे को डायनिया पाकिस्तान और पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स के फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, और एज़ यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। इस हफ्ते जो हमको तेज़ी नज़र आई है, और उसमें हमने देखा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्केट ने ब्रीच किया और 1,54,277 पे क्लोज हुई है। हाई 154,511 का था। ये एक राइजिंग चैनल जो बन रहा है, इसमें नेक्स्ट जो मार्केट टारगेट करेगी वो 1,55,300 का लेवल है। उससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो जो चैनल का टॉप है वो 160,000 तक जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं जाएगा। हमको बीच में और भी थोड़ी रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है। ऑन द डाउन साइड जो 1,51,300 का है लेवल, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वो अगर मार्केट ब्रीच करती है ऑन द डाउन साइड तो फिर हम ऑफ कोर्स मार्केट को मज़ीद नीचे भी जाते हुए देख सकते हैं। सो कीप दीज लेवल्स इन माइंड। और हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो नेक्स्ट वीक शहबाज, मार्केट आपको कैसी लग रही है? आई थिंक मेरा ओवरऑल लास्ट वीक भी यही व्यू था कि मार्केट ऑन अ ब्रॉडर लेवल माइट रिमेन ऑन अ वीकर सेंटिमेंट है बिकॉज ऑफ स्पेशली फ्लड्स, बट मार्केट ने उसको इग्नोर करा है। एंड लिक्विडिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव करेगी तो आई थिंक स्टिल द मार्केट ट्रेंड कैन बी वेरी बुलिश। बट आई थिंक हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। वी शुड वॉच द न्यूज़। हम देखेंगे स्पेशली जो इस हफ्ते SPI का नंबर आया है, और अगर ये चीज़ ड्राइव करती है इन्फ्लेशन को, तो मार्केट कैन प्रॉब्ली एंटर लिटिल करेक्शन फेज। बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहें, अच्छे स्टॉक्स में काम करें जहाँ वैल्यू है। एंड स्पेशली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक नेशनल फूड का रिजल्ट है, कोहार्ट का है, आयशा स्टील का है, JVDC का है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर रिजल्ट्स थोड़े से अबव एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सो वी माइट सी अनदर रैली इन दीज स्टॉक्स। आई थिंक आई एग्री विथ यू शहबाज। आई थिंक कि मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, बट ऑफकोर्स जिस तरह से क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, तो लग यही रहा है कि मंडे को एक पॉजिटिव गैप के साथ खुलेगी, और जो मैंने लेवल बताया है 155,300 को टारगेट करेगी। वहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस मार्केट में नज़र आ सकती है। अगेन मैं तो पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव ही होना चाहिए। और वंस अगेन जैसे आपने भी कहा कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो, और मैंने ये लास्ट वीक कहा भी था कि रिज़ल्ट्स जिस तरह से आएंगे वो हमें बताएगा कि आगे जो है वैल्यूएशन ओपन अप हो रही है या स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो वो रिज़ल्ट की बेसिस फिर ऑफ कोर्स इन्वेस्टर डिसीजन लेके बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो
ये रिजल्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स हैं एंड थ्रू आउट दिस मंथ टिल द एंड ऑफ दिस मंथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स हैं जहाँ पे स्टॉक प्राइस ने अच्छी रैली की है। टेक्सटाइल के रिजल्ट्स में इंटरलूप नेक्स्ट वीक आ रहा है, उसके बाद हमको निशात मिल्स देखेंगे। फिर ऑफ कोर्स ऑटो इंडस्ट्री में अभी हमने गंदारस के रिजल्ट्स नहीं देखे, वहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। सो बी सिलेक्टिव और वंस अगेन फोकस ऑन रिजल्ट्स और उसी बेसिस फिर आप डिसीजन लें कि आपको जो है वो पोजीशन होल्ड करनी है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।